नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग हैं जो कि फिर से उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी राज्यपाल का जो हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम इसके राज्यपाल के कार्यालय, उसकी भूमिका व कार्यों के बारे में है जो कि चर्चा करने वाले थे, जिसमें वीडियो पार्ट फर्स्ट हम लोग है जो कि कर चुके हैं। आज ये वीडियो पार्ट सेकेंड रहेगा। तो इसके अंदर शुरू करते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने कहाँ तक जो पढ़ा था, कहाँ छोड़ा था, उससे से उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए है जो कि सेशन को स्टार्ट करते हैं। यानी राज्यपाल से संबंधित जो मुख्य रूप से जो आर्टिकल है वो हम कह सकते हैं 153 से लेकर के 162 तक देखने को मिलते हैं, जिसमें राज्यपाल के बारे में बताया जाता है। तो 153 में क्या देखने को मिलता है? 153 में ये कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। समझ रहे हो? यानी हर एक राज्य का एक राज्यपाल होता है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंदर, यानी 1956 का जो अधिनियम था, उसके द्वारा ये 153 के अंदर ये चेंजेस किया गया कि अब एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। समझ रहे हो? और 154 के अंदर क्या देखने को मिलता है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। ये हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से, आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा। और 55 के अंदर क्या देखने को मिलता है? 55 के अंदर नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। तो मतलब 53 के अंदर की एक प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। 54 के अंदर हम बात कर सकते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ हो गई राज्यपाल की, और 55 के अंदर नियुक्तियां हो गई, और 56 के अंदर राज्यपाल का कार्यकाल आता है। 57 के अंदर बात कर सकते हैं राज्यपाल के पद हेतु योग्यताएं जो है वो देखने को मिलती है हमें 57 के अंदर, आर्टिकल 157। ठीक है। और 158 के अंदर है जो कि शर्तें देखने को मिलती है, किस प्रकार की शर्तें उन्हें फॉलो करनी चाहिए, है ना, हम बात कर सकते हैं किस प्रकार की शर्तें। तो उसके बाद में अब हम आज के सेशन में शुरू करते हैं अनुच्छेद 159। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? अनुच्छेद 159 के अंदर है कि राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। प्रारूप समझते हैं ना? चलो एक बार शुरू करते हैं इसमें। कि राज्यपाल जब शपथ लेता है तो किस प्रकार का एक प्रारूप जो तैयार करते हैं और उसके द्वारा शपथ ली जाती है। कौन सा अनुच्छेद? 159। क्या दिया हुआ है इसमें? राज्यपाल की शपथ का प्रारूप। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप। ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे राज्यपाल की शपथ का जो प्रारूप है वो किस प्रकार से होता है। अब राज्यपाल जो शपथ है वो किसके समक्ष लेगा? राज्यपाल है जो कि राज्य का जो हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट होता है, उसका मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके समक्ष है जो कि राज्यपाल शपथ लेगा। अगर मानो कि वहाँ पे उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित नहीं है, यानी अनुपस्थित है, तो किसके समक्ष लेगा? उसी जो उच्च न्यायालय है उसका वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उसके समक्ष लेगा। किसके समक्ष लेगा? उच्चतम जो वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेगा। ठीक है, एक बार मैं ये लिखवा दूंगा। चलो, ये हेडिंग लगा दी आपने। फिर इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का प्रारूप देखने को मिलता है। देखिए, अनुच्छेद 159 ये कहता है, इसमें सीधा आपकी ये हेडिंग इसलिए मैंने लिखवाई है कि डायरेक्ट प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि अनुच्छेद 159 के अंदर क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल के किस के बारे में है जो कि अनुच्छेद 159 संबंध रखता है।
तो उसमें डायरेक्ट आपका ऑप्शन मिलेगा आपको राज्यपाल की शपथ का प्रारूप। बस ये आपको करना है। फिर उसके बाद में, यानी ये आपको मुख्य रूप से पता है कि राज्यपाल जो है वह पद जब ग्रहण करता है तो राज्य का राज्यपाल पद ग्रहण के संबंधित पूर्व क्या करता है, पद ग्रहण करने से पूर्व क्या करता है, जो हाईकोर्ट होता है उसी राज्य का जिसमें वह राज्यपाल नियुक्त हुआ है, तो उसके अंदर हम बात कर सकते हैं उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समक्ष है जो कि प्रतिज्ञान करेगा, शपथ लेगा। ठीक है। और अगर वहाँ पे उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उपस्थित नहीं है यानी अनुपस्थित है, तो इस केस में वो क्या करेगा, उसी जो न्यायालय है राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उसके समक्ष से शपथ लेगा या फिर प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है। और फिर हम बात कर सकते हैं कि राज्यपाल की शपथ का जो प्रारूप है ये अनुसूची में न होकर के किस में देखने को मिलता है, अनुच्छेद में देखने को मिलता है। किसमें, 159 के अंदर, आर्टिकल 159 के अंदर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि राज्यपाल जब अपने पद की शपथ लेता है तो वो किस प्रकार का प्रारूप होता है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, चलो पहले मैं ये लिखवा देता हूँ फिर, क्योंकि वो इसमें आएगा ना, फिर पहले 2-4 लाइन लिखते हैं। राज्य का राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व पद ग्रहण से पूर्व क्या करेगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है। अब यहां से लिखो एक लाइन, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वह वरिष्ठतम, वह न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष से शपथ लेगा। न्यायाधीश के समक्ष से शपथ लेगा। ठीक है। देखिए ये राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष लेता है, अगर ये नहीं होता है तो बस ये इन चीजों को आपको क्या करना, आप हाईलाइट कर दीजिए। एक तो देखिए राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व क्या करता है, राज्य के उच्च न्यायालय का जो होता है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश उसके समक्ष है जो कि शपथ लेता है। ठीक है। और उसके बाद में एक लाइन और लिख दो कि राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची में न होकर के अनुच्छेद में दिया गया। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप
अनुसूची में न होकर 159 अनुच्छेद न होकर अनुच्छेद 159 में दिया गया है, 159 में दिया गया है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, शपथ का प्रारूप लिखते हैं। पहले ये इतना लिख लो, फिर हम क्या करते हैं आगे, शपथ का प्रारूप। शपथ का प्रारूप कि मैं राज्यपाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं श्रद्धापूर्वक, जैसे राज्य का नाम लेगा, श्रद्धापूर्वक राजस्थान के राज्यपाल के पद का निष्ठापूर्वक कार्यपालना करूँगा। या फिर ऐसे भी कह सकता है कि राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूँगा। समझ रहे हो? और अपनी पूरी क्षमता से संविधान और कानून का परिरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण व सुरक्षा करूँगा। फिर राज्य का नाम लेगा, और मैं राजस्थान के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ये उसका शपथ रहेगा। तो ये शपथ का एक प्रारूप तैयार किया जाता है कि किस प्रकार से शपथ, उसको ऐसे नहीं है कि बस जैसे मुंह में आया बोल दिया ना, बिल्कुल एकदम निर्धारित वर्ड होते हैं एक तरह का ना। केवल अब ये वर्ड एक्स्ट्रा में हो सकते हैं कि किसी का नाम छोटा है और किसी का बड़ा है ना, यानी उसमें केवल जैसे प्रारूप सेम रहता है सबके लिए, राज्यपाल का नाम, बस यहाँ पे राज्यपाल का नाम सेट कर दिया और बस स्टेट जो होता है उसका नाम सेट कर दिया, बस इतना ही चेंजेस रहता है, बाकी सब सेम प्रारूप रहता है। ये लिखो पहले आप कि राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व राज्य के, यहाँ पे लिख सकते हो पद ग्रहण से पूर्व संबंधित राज्य, यानी जहाँ पे वो राज्यपाल बन रहा है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, हर किसी का नहीं, संबंधित राज्य। आगे बढ़ो। चलो पहले एक लाइन नाम लिखो यहाँ पे, शपथ का प्रारूप। मैं, फिर राज्य का नाम, सॉरी राज्यपाल का नाम, यहाँ पे राज्यपाल का नाम हो जाएगा। मैं फिर यहाँ पे शपथ लेता हूँ, किसकी? ईश्वर की। मैं फिर हो गया आपके राज्यपाल का नाम, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, यहाँ पे आएगा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना इसमें, देखो मैं पूरा शपथ नहीं लिखना आपको, मैं बता दूंगा कि जहाँ आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही बात मैं लिखूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। वापस यहाँ पे आएगा मैं, अब आएगा राज्य का नाम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? मैं यहाँ पे एक चीज और लिख दो, यहाँ पे श्रद्धापूर्वक। ये इतना अलग कर दिया ना, अब यहाँ पे लिख दो आप, मैं श्रद्धापूर्वक
अब यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको इधर खिंचाऊंगा, श्रद्धापूर्वक यहाँ पे हो जाएगा आपके राज्य का नाम। समझ में आ रहा? राज्य का नाम। उसके बाद में क्या करना है, बस जो शब्द जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वही लिखवाऊंगा, बाकी मैं आपको बोल के बता दूंगा। यहाँ पे राज्यपाल का इसमें यह भी होता है कि इसमें राज्य का नाम कितनी बार आता है, तो राज्य का नाम आता है 2 बार। कितनी बार आता है? एक यहाँ पे आ गया कि मैं श्रद्धापूर्वक, जैसे राज्य का नाम राजस्थान के राज्यपाल पद हेतु निष्ठापूर्वक कार्यपालन करूंगा। जैसे राज्य का नाम आ गया कि राज्यपाल पद का के राज्यपाल पद का निष्ठापूर्वक कार्यपालना करूंगा। ठीक है। अब उसके बाद में ये यहां तक हो गया। अब क्या करना है आपको, और पूरी क्षमता से संविधान और कानून का परिरक्षण, बस ये बात याद रखनी है आपको, और पूरी क्षमता से संविधान और कानून का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, और भी लिख सकते हैं आप सुरक्षा वगैरह। वो मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि अगर वो नाम आ जाएगा तो आपको पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। संविधान और कानून का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा, यानी सुरक्षा करूंगा संविधान की। समझ में आ रहा है? और फिर वापस राज्य का नाम आएगा, और राज्य का नाम फिर लिखते हैं कि जनता, यानी राजस्थान की जनता, या फिर लोग लिख सकते हैं राजस्थान के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, ऐसे लिख दो, क्योंकि इसमें हम छेड़खानी कर नहीं सकते। राज्य के लोगों की सेवा एवं उनके कल्याण के लिए हमेशा कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा, कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें मुख्य बात क्या करनी है आपको, देखो मैं बता देता हूं आपको एक चीज यहाँ पे कि राज्यपाल का नाम कितनी बार आया? 1 बार। अब वैसे तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं श्रद्धापूर्वक, तो इसमें आपका कोई नहीं पूछेगा। इसमें यह है कि पूछ सकते हैं कि संरक्षण शब्द का, कि इनमें से, देखो आपको 4 शब्द दे देंगे कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसका राज्यपाल की शपथ के प्रारूप में उल्लेख जो नहीं हुआ है, या फिर उसमें है जो कि प्रयोग नहीं हुआ है। अब उसमें 3 ये दे देंगे, कोई और दे देंगे किसका नहीं हुआ है,
या फिर इनमें से कोई एक दे देगा, 3 कोई और दे देंगे कि इनमें से किन का प्रयोग हुआ है। तो एक तो 3 चीज आपको, 3 शब्द ये याद रखने हैं, प्रतिरक्षण, संरक्षण और एक कौन सा हो जाएगा आपका, परिरक्षण। ठीक है। अब एक बात आती है कि राज्य का नाम इसमें कितनी बार आता है। एक बार यहाँ पे आ गया राज्य का नाम, और दूसरा आ गया दोस्तों यहाँ पे। कितनी बार आया, 2 बार। तो ये नॉर्मल में आपको ये 4 लाइन तो लिखनी पड़ेगी। अब इसमें देखो, अगर मैंने आपको समझा दिया, पूरी नहीं लिखो तो इतना लिखो, मैं राज्य का नाम ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं श्रद्धापूर्वक राज्य का नाम, फिर यहाँ पे इतना लिख दो, निष्ठापूर्वक कार्य पालन करूँगा, फिर कुछ नहीं लिखना, और संविधान और कानून का परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण करूँगा। फिर मैं और राज्य का नाम कोष्टक बनाओ के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, बस इतना लिख दो। या राज्य के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए समर्पित रहूँगा। ठीक है, स्वयं को समर्पित करूँगा। अब ये लिखना है आपको, ये एक छोटी सी इनकी शपथ थी। अब इसका उल्लेख किस में देखने को मिलता है भाई, ये यहाँ पे नहीं लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ, अनुच्छेद 159 में किसका प्रारूप है, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप देखने को मिलता है। ठीक है, लिखो, देखते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, फटाफट लिखो। ये यहाँ पे नहीं लिखना, ये उनसठ पढ़ लिया, आगे बढ़ो। चलो 159 हो गया। 160 क्या कहता है भाई, यानी राज्यपाल की जो अन्य आकस्मिकता होती है, उसके समय में अचानक कोई काम हो जाए, उसके समय में राज्यपाल के जो कृत्य होते हैं उनका निर्वहन कौन करेगा, कौन करेगा, ये निर्धारण कौन करेगा, इस चीज का निर्धारण, यानी राज्यपाल जब कोई आकस्मिकता हो गई, इसके समय वो वहाँ पे हम कह सकते हैं कार्य नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति। अब ये एक चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो कार्यवाहक, जब तक वो जो राज्यपाल है वो वापस से अपना कार्यभार नहीं संभाले तब तक है, जो कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्य वहाँ पे करेगा। समझ रहे हो? चलो अब इसमें लिखो आप अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 अन्य आकस्मिकता के समय अन्य आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकता में
राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? आकस्मिकता के दौरान इस चीज का, यानी यदि राज्यपाल पद की आकस्मिकता की स्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और फिर बात आती है कि राष्ट्रपति के द्वारा ये निर्धारित किया गया है, ऑलरेडी किया गया है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब लिखते हैं कि यदि राज्यपाल पद की आकस्मिकता की स्थिति में, यदि राज्यपाल पद की आकस्मिकता की स्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का निर्धारण, राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तथा राष्ट्रपति द्वारा पहले से ही राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करेगा। इसको समझना है, रटना नहीं है। अगर आप इसको समझ के 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है ना। समझ में आ गया ना? देखिए, यदि राज्यपाल पद की आकस्मिकता की स्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का जो निर्वहन का निर्धारण, कि राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करेगा। समझ रहे हो? लिखो, देखते हैं इसको। फिर एक आर्टिकल और पढ़ते हैं। 161 में मैंने आपको बताया था कि न्यायिक शक्तियां, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उसको आगे पढ़ते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 162 पढ़ लेते हैं ना। 162 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अंदर देखने को मिलता है। और इसमें यही है कि
कौन करता है इसका विस्तार करने के लिए? राज्यपाल की कार्यपालिका जो शक्ति है उसका विस्तार जो है विधानमंडल क्या करता है कि विधि बनाने के शक्ति से है, जो कि उसका अनुरूप होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार विधानमंडल विधि बनाने के शक्ति के अनुरूप होगा। बस इसके अंदर एक लाइन आपको याद रखनी। बाकी फिर हम क्या करते हैं, राज्यपाल के जो कार्य व शक्तियां पढ़ते हैं, जिसमें दो प्रकार की शक्तियां बनती है। एक तो देखिए कार्य व शक्तियां दो प्रकार से, एक तो सामान्य कार्य व शक्तियां हो गई और दूसरी है जो कि स्वविवेकीय कार्य व शक्तियां। स्वविवेकीय वो होती है कि जिसमें राज्यपाल जो है स्वयं अपनी इच्छा से जो कार्य कर सकता है, समझ रहे हो। उसमें भी दो प्रकार, एक तो होता है परिस्थिति जन्य, यानी जैसे परिस्थिति जो आती है उसी के अकॉर्डिंग उसमें कार्य करना होता है, वह स्वविवेकीय। यानी जैसे बाढ़ आ गया और कोई महामारी आ गई राज्य के अंदर, कोरोना जैसी जो भी, तो उसके अंदर किस प्रकार से क्या कार्य करना है, क्या शक्ति उनके पास जो होती है, वह शक्ति स्वविवेकीय शक्ति कहलाती है, जिसमें परिस्थिति जन्य हो गई एक तो। दूसरी जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार जो हम कह सकते हैं उसका पालना की जाती है, वो भी एक स्वविवेकीय शक्ति है। संविधान के अनुसार है जो कि राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान की गई है। और इसमें इसका उल्लेख जो कि संविधान के अनुसार स्वविवेक की जो शक्ति राज्यपाल को दी गई है वह अनुच्छेद 163 के भाग 2 में है, जो कि उसका उल्लेख किया गया है, और दूसरी है जो कि परिस्थिति जन्य। ठीक है, चलो ये लिख लिया आपने, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में पहले हम क्या करते हैं, अनुच्छेद 162 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, अब इसमें एक लाइन और लिख लो आप। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार विधानमंडल शक्ति का विस्तार विधानमंडल विधि बनाने की शक्ति के अनुरूप होगा। शक्ति के अनुरूप होगा। विधि बनाने की शक्ति के अनुरूप होगा। ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार विधानमंडल विधि बनाने के शक्ति के अनुरूप होगा। तो इसमें केवल कोई ज़्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात है नहीं कि 162 के अंदर क्या उल्लेख देखने को मिलता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। बस ये लाइन याद रखनी। अब आगे हम बढ़ते हैं कि राज्यपाल के कार्य व शक्तियाँ। राज्यपाल के कार्य व शक्तियाँ, जिसमें सामान्य कार्य व शक्तियाँ पढ़ते हैं और स्वविवेकीय कार्य व शक्तियाँ। स्वविवेकीय जो कार्य है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
ये लिख लो। राज्यपाल के कार्य व शक्तियां। सामान्य कार्य व शक्तियां हो गई एक तो, सामान्य कार्य व शक्तियां। एक हो जाएगी स्वविवेक की शक्तियां। स्वविवेक के कार्य, ठीक। इसमें हो गया विधायी शक्ति। इसमें कौन कौन से हो जाएगी देखिए, विधायी शक्ति यानी विधि बनाने का जो कार्य किया जाता है, विधि निर्माण का। और हम कह सकते हैं इसमें वित्तीय शक्तियां आ जाएंगी, न्यायिक शक्तियां आ जाएगी और कार्यपालिका शक्तियां। ये किसके अंदर आएगी? सामान्य कार्य व शक्तियां के अंदर। विधायी शक्तियां, देश करके लो, विधि बनाना, विधि निर्माण। ठीक, एक न्यायिक शक्ति हो जाएगी और एक है जो कि हम कह सकते हैं कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति और आएगी न्यायिक शक्ति और एक वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। ठीक है, और इसमें आप लिख लो ये क्या होता है, इसमें नियुक्ति वगैरह, कार्यपालिका शक्ति इसमें। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें भी दो रूप बांट देते हैं। ये तो हो गई एक परिस्थितिजन्य, परिस्थिति जन्य, और ये हो गया संविधान के अनुसार। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 163 भाग 2 में उल्लेख है इस शक्ति का। स्वविवेक की शक्ति एक तो परिस्थिति जन्य अलग होगी और दूसरी संविधान के अनुसार अनुच्छेद 163 2 में उल्लेख है। ठीक है, ये लिख लो पहले, एक इस प्रकार से हल्का सा स्ट्रक्चर बना लो। एक बार फिर से समझाऊं, राज्यपाल के कार्य व शक्तियां दो प्रकार की, एक सामान्य कार्य व शक्तियां और दूसरी स्वयं विवेकीय कार्य व शक्तियां। इसमें आएंगे आपकी विधायी शक्ति कौन सी है, जो विधि निर्माण करती है, कार्यपालिका शक्ति नियुक्ति वगैरह। इसमें एक वित्तीय जो शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां, और स्वविवेक की शक्तियां जिसमें एक तो परिस्थिति के अनुसार जो उसी टाइम हम कह सकते हैं निर्णय लिया जाता है, और एक संविधान के अनुसार है जो कि जिसका उल्लेख इसमें देखने को मिलता है संविधान के अनुच्छेद 163 भाग 2 में। ठीक है, लिख लो ये।
ठीक है, विधायी शक्तियाँ या कार्य, कुछ भी लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे कार्य भी लिख सकते हो आप, लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, शक्ति भी सही है। विधायी कार्य, कौन सा कार्य है? विधि निर्माण का कार्य है ना, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो फटाफट। फिर क्या करते हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। विधायी शक्तियाँ, शक्ति भी सही है, कार्य भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शक्तियाँ लिख लिया तो भी सही। फिर विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, इसका अनुच्छेद 161 के अंदर हम पढ़ेंगे, 161 में। और पहले विधायी शक्ति 168 पढ़ते हैं, ये लिख लो पहले फटाफट। चलो पहले ये जो अभी हम लोगों ने लिखा है विधायी शक्ति, इसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं एक करके ना, चारों को पहले, चार शक्तियां जो पढ़। विधायी शक्तियां, ठीक, इसमें लगाओ अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 के अंदर पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं। अनुच्छेद 168 में ये कहा गया है कि विधानमंडल, विधानमंडल क्या होता है? सुना है आपने नाम विधानमंडल? क्या होता है विधानमंडल? किनसे बन करके मिलता है, मिलकर के बनता है? इसमें देखो विधान परिषद, 3 प्रकार के अंग होते हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग होते हैं। एक तो विधान परिषद, एक हो जाएगा विधानसभा, और तीसरा अंग हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, यानी विधानमंडल जिसमें 3 अंग होता है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, इन 3 अंगों से मिलकर के विधान मंडल बनता है। समझ रहे हो? लेकिन राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं, राजस्थान के अंदर तो इसमें देखिए अंग की बात करें, विधानमंडल 3 है, सदन कितने हो गए? 2 सदन, 2 सदन हो गए। अब इन 2 सदनों में से देखिए, एक तो हो गया विधान परिषद और एक हो गया विधानसभा। इन दोनों में से ये तो है अनिवार्य, ये तो हो गया अनिवार्य, और ये होगा ऐच्छिक। यानी ऐसा कोई राज्य नहीं है, जैसे कि राजस्थान के अंदर एक तो विधानसभा है और दूसरा राज्यपाल। विधानसभा और राज्यपाल है जो कि विधानमंडल के अंदर शामिल है। यहाँ पे राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जिसमें विधान परिषद नहीं हो वो विधानमंडल नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा क्या? देखिए अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि ऐसा कोई राज्य नहीं जिसमें विधानसभा नहीं हो और विधान परिषद और राज्यपाल हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनिवार्य है।
ये अनिवार्य है, तो हर राज्य के अंदर एक विधानसभा अवश्य होगी, आवश्यक है, और एक राज्यपाल हो गया। इन दो से काम चल सकता है। ऐसा नहीं कि विधान परिषद और राज्यपाल है तो ये अनिवार्य, ये कहाँ गई, ये होना आवश्यक है। विधान परिषद अगर नहीं है तो चलेगा। इसलिए विधान सभा है जो कि अनिवार्य मानी जाती है, और विधान परिषद है जो कि ऐच्छिक मानी जाती है। और विधान परिषद और विधान सभा विधान मंडल के दो अंग है, सॉरी दो सदन है। और अंग कितने हो गए? 3, जिसमें एक राज्यपाल शामिल है। समझ रहे हो? ये मैं लिखवा देता हूँ, लिख दिया। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल से आशय है कि विधान सभा, विधान परिषद व राज्यपाल इस प्रकार विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। इसमें लिखो राज्य विधानमंडल से आशय है कि राज्य विधानमंडल से आशय है कि विधानसभा, विधान परिषद विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल इस प्रकार से ये विधानमंडल के 3 अंग है। ये विधानमंडल के कितने अंग है? 3 अंग है। ठीक है। सदन कौन से होते हैं? अब लिखो आप, विधानमंडल के 2 सदन, विधानमंडल के 2 सदन कौन कौन से हो जाएंगे? विधानमंडल के 2 सदन, विधान परिषद, दूसरा हो जाएगा विधानसभा। इसमें लिख दो अनिवार्य है ये, और ये हो जाएगा ऐच्छिक। ठीक है। लिख दो। और विधानमंडल में राज्यपाल, विधानमंडल जो है उसमें राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो सदस्य है, राज्यपाल के द्वारा कुछ सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं। कौन से सदस्य? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय कौन होते हैं भाई? एंग्लो इंडियन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ये शब्द वैसे अंग्रेजों की भाषा उस समय का शब्द है। और ये कौन लोग है भाई? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। ठीक है। ये वो लोग हैं जिनके पिता यूरोप से यहाँ आए और वो अब यहीं रहते हैं। वो लोग कहलाते हैं एंग्लो इंडियन। समझ रहे हो? तो विधानमंडल के अंदर राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन इस प्रकार के कई सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। समझ रहे हो? जो कि अनुच्छेद 333 के अंदर, अनुच्छेद 333 के अकॉर्डिंग बताया जाता है। उसमें ये उल्लेख देखने को मिलता है कि राज्यपाल जो होता है वो विधानसभा में आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर, अगर हम बात कर सकते हैं जो सीटें चुनी गई उनमें अगर एक भी एंग्लो इंडियन नहीं है तो राज्यपाल मनोनीत करेगा। तो क्या करेगा? राज्यपाल एंग्लो इंडियन का एक सदस्य, कितना? एक सदस्य मनोनीत करेगा।
ठीक है, ये उल्लेख कहाँ मिलता है? आर्टिकल 333 के अनुसार। पहले ये लिखो इतना, 168 लिख लिया, फिर एक लाइन और लिखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ना, विधानमंडल में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय का जो समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर, यानी सब के अंदर कोई न कोई, अगर अंगल भारतीय एक आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उनमें से एक उनका मनोनीत करना था। लेकिन एक चीज़ और बात यहाँ पे आ गई है, ये एक तरह का एक आरक्षण था। अब भाई ये क्या जरूरी है राज्यपाल की कि उनमें से कोई एक व्यक्ति को मनोनीत करेगा? क्या था ये था कि एक आरक्षण था, सीट जो रिजर्व की गई आंग्ल भारतीय हम कह सकते हैं समुदाय के लिए, कि अगर उसमें कोई व्यक्ति अगर नहीं है, उनमें से नहीं चुना गया तो निर्वाचन के दौरान, तो उनमें से एक व्यक्ति को मनोनीत करेगा राज्यपाल कम से कम। लेकिन ये एक आरक्षण था और आरक्षण की वैलिडिटी बढ़ाई जाती है, ये आपको पता है। जैसे महिला आरक्षण है उसको 15 साल की वैलिडिटी बढ़ाई जाती है। SC/ST का जो आरक्षण है उसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाती है। तो SC/ST का आरक्षण 2000 कब बढ़ाया गया था? 20 में ना, 2020 में जो बढ़ाया गया था, अब ये 2030 के तक हो गया है। ठीक है, ये हम बात करेंगे आगे। लेकिन आंग्ल भारतीय जो समुदाय है, इनका जो प्रावधान था 333 आर्टिकल के अंदर, इसके अंदर बढ़ाया नहीं गया है इनको, इनकी वैलिडिटी आगे बढ़ाई नहीं गई है, ये इनवैलिड हो चुका है। अब कोई आवश्यकता नहीं है कि अब राज्यपाल किसी एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को सदस्य के रूप में निर्वाचित हम कह सकते हैं मनोनीत करेगा। अब कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अब क्या है कि इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया नहीं गया। ठीक है, ये अवधि अब है जो कि क्या हो गई है, समाप्त हो गई है 2020 के बाद। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं कि अनुच्छेद 333 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 333 के अकॉर्डिंग राज्यपाल विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यपाल एक व्यक्ति को, कौन एक तो व्यक्ति होगा? आंग्ल भारतीय समुदाय का। तो राज्यपाल क्या करेगा? एक सदस्य को मनोनीत करेगा। तो राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत करेगा।
ठीक है, ये बात हो गई अब 2020 के बाद में पुरानी। लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि ये संविधान के अंदर था और है भी, लेकिन बढ़ाया नहीं गया, आरक्षण नहीं बढ़ाया गया, लेकिन ये बात तो उसमें थी ना। तो ये लिखो यहाँ तक, एक बार फिर से समझा देता हूँ। विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल से आशय ये है कि विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल इनसे बन करके कौन बनता है, विधान मंडल बनती है। लेकिन मूल रूप से इनके अंग तो 3 हो गए, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन मुख्य रूप से 2 इसके सदन माने जाते हैं, एक तो विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, निम्न उच्च स्तर की कोई इसमें पढ़ने की बात नहीं है कि भाई विधान परिषद उच्च स्तर की है और ये निम्न है ना। ये ऐच्छिक होगी, विधान परिषद ऐच्छिक होगी और विधान जो सभा है वह अनिवार्य होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत जो सदस्य, अनुच्छेद 333 के अनुसार है, राज्यपाल क्या करेगा, विधानसभा में आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय का एक समुचित सदस्य जो प्रतिनिधित्व है उसमें से अगर कोई व्यक्ति नहीं निर्वाचित हुआ है तो राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत करेगा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं उसके बाद में। ये संविधान संशोधन कौन सा था भाई, जिसमें जो आपका 2020 के अंदर हुआ था, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, जिसमें SC/ST का आरक्षण है जो कि उसकी अवधि 10 वर्ष और बढ़ा दी गई, यानी 20 में बढ़ाया गया 2020 में, तो अब ये हो गया 2030 तक। लिख लो, पहले लिखो फिर आगे बढ़े। ये जो सेम कार्य यहाँ पे अनुच्छेद 333 के अंदर, उसमें जो केंद्र के लिए, ये तो राज्य के लिए 333 के अंदर है कि एक आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति मनोनीत करेगा राज्यपाल। यही सेम शक्ति होगी राष्ट्र के अंदर, यानी केंद्र के अंदर ये राष्ट्रपति के पास में होगी, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल चेंज होगा। समझ रहे हो, वो भी वहां पे भी है जो कि अब राष्ट्रपति ने, तो राष्ट्रपति कोई आंग्ल भारतीय का मनोनीत करता है सदस्य और नहीं राज्यपाल, क्योंकि ये 2020 के अंदर उसके बाद में है जो कि इसको इनवैलिड हो गया है, इसकी अवधि को बढ़ाया नहीं गया। चलो अब लिखते हैं 104वां संविधान संशोधन। एक 104वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 2020 में। 2020 के बाद 2020 में SC/ST के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई, कि अवधि 10 वर्ष बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ा दी गई, 10 वर्ष, यानी कोष्टक में लिख देते हैं 2030 तक, 2030 तक के लिए किसकी बढ़ाई गई, और लिखो, और आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण की अवधि नहीं बढ़ाई गई। आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण की अवधि नहीं बढ़ाया गया, के
आरक्षण की अवधि को नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाया गया। ठीक, फिर नोट करके एक बात लिख लो कि अब न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल, कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत नहीं करता है। इसमें लिख लो, वर्तमान में आंग्ल भारतीय आरक्षण के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है। वर्तमान में राष्ट्रपति व राज्यपाल, वर्तमान में राष्ट्रपति व राज्यपाल किसके तहत हम कह सकते हैं आरक्षण जो एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाता था, वर्तमान में यहाँ पे लिखते हैं, वर्तमान में आंग्ल भारतीय समुदाय आरक्षण के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसके तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है। राष्ट्रपति व राज्यपाल सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है। क्यों नहीं करता भाई? कोष्टक में लिख दो, क्योंकि इनके आरक्षण की अवधि को, क्योंकि इनके आरक्षण की अवधि को बढ़ाया नहीं गया, आरक्षण की अवधि को बढ़ाया नहीं गया, बढ़ाया नहीं गया। तो फिर क्या हुआ? 2020 में लिख दो, यहाँ पे इनवैलिड हो गई है ना, वैलिडिटी खत्म हो गई इसकी। कोष्टक बंद। समझ में आ गया ना? तो फिर दूसरा आर्टिकल पढ़ते हैं, पहले लिख दो ये किस संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं? 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2020 में। तो SC/ST का तो आरक्षण बढ़ा दिया। कितने वर्ष की अवधि बढ़ाई गई? 10 वर्ष की, 10 वर्ष की अवधि बढ़ाई गई। कब तक हो गया? 2030 तक। आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण उसको नहीं बढ़ाया गया। तो फिर वर्तमान में आंग्ल भारतीय समुदाय का एक जो आरक्षण था, जिसका संविधान के अंदर उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति को आप मनोनीत करेंगे, तो राष्ट्र के अंदर, केंद्र के अंदर राष्ट्रपति करता है, राज्य के अंदर ये शक्ति है राज्यपाल के पास में। ठीक है, दोनों देश, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, दोनों के पास में ये शक्तियाँ थी। अब दोनों क्या करते हैं? इनको मनोनीत नहीं करते हैं, क्योंकि ये शक्ति है जो कि, ये जो हम कह सकते हैं, ये प्रावधान, ये आरक्षण जो था 2020 में इनवैलिड हो गए हैं, उसके बाद में अब आगे नहीं करते। ठीक है, फिर बात करते हैं अनुच्छेद 173 भाग 3 का उपखंड ई, यानी 173 अनुच्छेद का क्लोज 3 का उपक्लोज ई होगा। उसके अनुसार हम बात कर सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में जो शेष सदस्य हैं, विधान परिषद में जो शेष सदस्य जो है उनमें से लगभग 1/6 को मनोनीत करेगा। आवाज़ आ रही ना अच्छे से? एक बार मैं आवाज़
चेक कर लेता हूँ, अगर आवाज़ वगैरह सही से नहीं आ रही है तो दिक्कत होगी ना। चलो ओके, आ रही है अच्छे से। तो ये लिख लिया आपने, एक इसमें लिख लो अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 का भाग 3 का उप क्लॉज ई के तहत राज्यपाल विधान परिषद में, तो हमारे कोई दिक्कत है नहीं, ये किसकी बात चल रही है, विधान परिषद की। उसमें यानी राज्यपाल विधान परिषद में शेष सदस्य लगभग 1/6 को मनोनीत करेगा, शेष सदस्यों को मनोनीत करेगा। के तहत या फिर के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद में देखो, विधान परिषद हमारे राजस्थान के अंदर है नहीं, लेकिन पढ़ना किस लिए पढ़ रहा है, क्योंकि ये राज्यपाल की शक्ति है। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक राज्यपाल विधान परिषद में शेष सदस्यों में यानी आप कोष्टक में लिख दो 1/6। कितने सदस्य? शेष सदस्यों में, विधान परिषद में शेष सदस्य यानी 1/6 सदस्य। एक बट्टा 6 सदस्य को मनोनीत करेगा। कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल। किसकी बात कर रहे हैं? विधान परिषद में। तो अनुच्छेद 173 का क्लॉज 3 उप क्लॉज, सब क्लॉज कहते हैं जो है ना, ये हो गया ई। इसके तहत राज्यपाल विधान परिषद में से सदस्यों में से यानी 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा। ठीक है, अब लिख लो, ये एक लाइन और लिख लो यहाँ पे। लिख दिया। चलो एक आर्टिकल लिखो 171। अनुच्छेद 171 का भाग 5। इसके अंदर जो राज्यपाल ने जो सदस्य मनोनीत किए थे विधान परिषद में, यानी इसके अनुसार ये कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में जो सदस्य मनोनीत किए गए उनमें से वो सदस्य किन विषयों में से पारंगत होने चाहिए? वो सदस्य जो है वो साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में और सहकारिता, इनमें पारंगत होने चाहिए, है ना। उन व्यक्तियों को वो है जो कि राज्यपाल क्या करता है, विधान परिषद में मनोनीत करता है। तो ये लिख लो आप, के तहत राज्यपाल द्वारा
राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनीत सदस्य निम्न विषयों ठीक है, कौन कौन से? विज्ञान है, कला है, सहकारिता है और समाज सेवा है और साहित्य वगैरह ना। तो इसमें लिखो निम्न विषयों साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा में पारंगत हो। किन विषयों को, किन लोगों को मनोनीत करेगा राज्यपाल? जो व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा इनमें है, जो कि इन विषयों में पारंगत हो, उन्हीं व्यक्ति को है जो कि विधान परिषद में है, जो कि किस आर्टिकल के तहत? 171 भाग 5 के तहत है, जो कि राज्यपाल इनको मनोनीत करेगा। समझ में आ गया ना? अब अनुच्छेद 174 पढ़ते हैं, जिसमें किसके संबंधित है वो? अनुच्छेद 174 जो है वो राज्यपाल क्या करेगा? समय समय पर विधानमंडल का सत्रावूत व सत्रावसान करेगा। सत्रावूत व सत्रावसान क्या होता है भाई? अनुच्छेद लिख दो पहले, अनुच्छेद 174। राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल का सत्रावूत। आपने ये नाम कभी सुना है या पहली बार सुन रहे हो? सत्रावूत व सत्रावसान करेगा। इनके कोष्टक में आप लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सत्रावूत का अर्थ होता है बैठक बुलाना, सत्र को बुलाना या बैठक बुलाना, इसका आयोजन करना, सत्र को बुलाना, ठीक है। और सत्र को समाप्त करना क्या कहलाता है? सत्रावसान कहलाता है। बस सिंपल परिभाषा है। सत्रावूत का मतलब सत्र बुलाना, बैठक करना, सत्र बुलाना, सत्रावूत। और सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना। लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख लो, विधानमंडल का सत्रावूत, कोष्टक में लिख दो, फिर सत्र बुलाना, फिर लिखो आप वह सत्रावसान, कोष्टक में लिख दो सत्र को समाप्त करना, ठीक है। विधानसभा का विघटन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा का विघटन जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन हम बात करें यहां पे, देखिए यहां पे सत्रावसान तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन जो सत्र चल रहा है उसका स्थगन कौन करेगा? ये तो पूरा सत्र समाप्त होता है। सत्रावसान का मतलब समाप्त होना, स्थगन का मतलब कुछ समय के लिए उसको रोक दिया जाता है, वापस शुरू हो जाता है सत्र ना। जैसे इंटरवेल वगैरह होती है ना, छुट्टी वगैरह, तो ये कार्य करता है।
हम कह सकते हैं अध्यक्ष। विधानसभा के अंदर अध्यक्ष होता है और विधान परिषद के अंदर होता है जो मुख्य पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के अंदर तो हो गया, विधानसभा में तो हो जाता है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है, पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष हो गया। और इसमें पीठासीन अधिकारी विधान परिषद में, विधान परिषद में वो कहलाता है सभापति। ठीक, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। 174 लिख लिया आपने, इसमें एक लाइन और लिख लो कि विधानसभा का जो विघटन है राज्यपाल द्वारा किया जाएगा और राज्यपाल इस प्रकार के कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। विधानसभा का विघटन, विधानसभा का विघटन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ऐसा कार्य करते समय यानी विघटन करते समय किससे सलाह लेनी पड़ेगी भाई? राज्यपाल इस प्रकार के कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। राज्यपाल इस प्रकार के कार्य किसकी सलाह से करेगा भाई? विधानसभा मंत्रिपरिषद के कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। फिर अनुच्छेद 175 पढ़ते हैं, जिसमें क्या है? राज्यपाल का अभिभाषण से संबंधित उल्लेख है। यानी राज्यपाल का जो अभिभाषण है जो 175 अनुच्छेद के अंदर उल्लेखित है। तो राज्यपाल का जो अभिभाषण है ये राज्यपाल का अधिकार है। क्या माना जाता है? अधिकार। यानी राज्यपाल जो है दोनों सदन, राज्यपाल दोनों सदन यानी आपका जो मंत्रिपरिषद हो चाहे विधानसभा हो, सॉरी विधानसभा या विधान परिषद हो, उन दोनों सदनों में क्या करेगा? या तो समवेत बैठक बुलाएगा, सामूहिक सबके साथ में बैठक बुलाएगा, या अलग अलग सदनों में अभिभाषण करेगा। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 175 के तहत। और ये यानी राज्यपाल का जो अभिभाषण है ये राज्यपाल का अधिकार है। या तो दोनों सदनों में वो सामूहिक बैठक करेगा या दोनों के अलग अलग है जो कि उसमें अभिभाषण देगा या फिर करेगा। समझ गए? और इसका जो संबंध है वो किसी लंबित विधेयक से होता है, किसी लंबित विधेयक से है जो कि इसका संबंध रखा गया है। और इसमें सदस्यों की उपस्थिति बिल्कुल अनिवार्य मानी गई। जो सदस्य है जिसे हम कह सकते हैं सदन का जो सदस्य है वो वहाँ पे उस समय अनिवार्य रूप से मौजूद होने आवश्यक है, उपस्थित होने चाहिए ना। ऐसे आगे हम बात करते हैं जिसमें एक आता है विशेष अभिभाषण, जिसमें राज्यपाल खुद अगर नहीं हो ना तो भी दूसरे पढ़ देते हैं। लिखो ये, फिर 175 पढ़ते हैं।
कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे? अनुच्छेद 175। क्या इसमें? राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल का अभिभाषण। आर्टिकल 175 में राज्यपाल का अभिभाषण कोष्टक में लिख दो, ये राज्यपाल का अधिकार है। ये राज्यपाल का अधिकार है। ठीक है, फिर लिखो राज्य के दोनों जो सदन है, राज्यपाल दोनों सदनों में समवेत बैठक करेगा, यानी सामूहिक सबके साथ में समवेत बैठक करेगा या पृथक पृथक बैठक करके अभिभाषण करेगा। राज्यपाल दोनों सदनों में समवेत बैठक या अलग अलग पृथक पृथक बैठक करके क्या करेगा? पृथक पृथक सदनों में, यानी अलग अलग सदनों में अभिभाषण करेगा। समवेत बैठक या पृथक पृथक सदनों में अभिभाषण करेगा। पृथक पृथक सदनों में अभिभाषण करेगा। ठीक, फिर इसमें एक लाइन और लिखो कि राज्यपाल इसका संबंध, यानी इस समय है जो कि अभिभाषण जो करेगा, तो इसमें सदस्यों की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। इसका संबंध किसी लंबित विधेयक से होता है। इसका संबंध किसी लंबित विधेयक से होता है। से होता है। एक लाइन और लिखो, इसके समय इसके सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है। इसमें सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। और एक आएगा राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जिसमें वो राज्यपाल का अधिकार नहीं है और उसमें अगर राज्यपाल खुद क्या है, अगर उपस्थित नहीं है यानी अनुपस्थित है, तो उस सदन का जो अध्यक्ष है वो उसको पढ़ेगा या फिर हम कह सकते हैं वो भाषण देगा। विशेष अभिभाषण जो है वह करेगा ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया 175 अनुच्छेद 175। उसके बाद में अनुच्छेद 176 में है जो कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में बात करते हैं, यानी ये राज्यपाल का अधिकार नहीं है, यहाँ तक लिख लो। और इसमें जो संबंध है हम कह सकते हैं दो स्थितियों से। कौन कौन से? एक तो विधानसभा गठन जब होता है, विधानसभा का जो गठन किया जाता है उसकी पहली बैठक में ये विशेष अभिभाषण किया जाता है। और एक प्रत्येक सत्र जब स्टार्ट होता है उसका पहला जो सत्र है उसकी पहली बैठक, प्रत्येक सत्र के
पहले सत्र की पहली बैठक उसके समय, यानी 2 स्तरों में है जो कि विशेष अभिभाषण का हम कह सकते हैं दिया जाता है या प्रयोग किया जाता है। इसका संबंध सरकार की महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं उनके कार्यक्रमों से है। किससे संबंध माना गया है? किसका संबंध? 176 के अंदर राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का संबंध जो है वो सरकार की महत्वपूर्ण जो घोषणाएं वगैरह करनी है तो उसका संबंध इससे है जो कि माना गया है। ठीक है, 2 स्थितियों से माना गया है। एक तो विधानसभा गठन जब हो गई तो पहली जो बैठक होती है उसके समय ये विशेष अभिभाषण दिया जाता है, और एक प्रत्येक वर्ष के पहला सत्र जो स्टार्ट होता है उसकी पहली बैठक में। ठीक है, 2 टाइम में। और फिर आप एक अलग चीज़ इसमें और नोट लगा के लिख लेना कि अभिभाषण का जो निर्माण है मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है, तथा इस पर समय का निर्धारण जो है वो कौन करेगा? समय का निर्धारण एक समिति, हम कह सकते हैं कार्य सलाहकार समिति के द्वारा किया जाता है। और यदि राज्यपाल स्वयं उपस्थित न हो तो ये अभिभाषण कौन पढ़ के सुना देगा भाई? विधानसभा का अध्यक्ष, समझ रहे हो? या फिर विधान परिषद में सुना रहा है तो वहां का सभापति सुना देगा। ये सिस्टम बना रखा है। तो बाकी हम पढ़ेंगे कल 175 तक, यहां तक लिख लो, टाइम हो गया आज का। तो आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।